एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 7वां पार्ट जो कि है पंच परमेश्वर के ऊपर। आज की क्लास में पहले हम इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। ये जो पाठ है पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सुविख्यात कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1915 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में कुछ आलोचक पंच परमेश्वर कहानी को हिंदी के प्रथम कहानी मानते हैं। सच्चे अर्थों में ये कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। अब इसमें दो दोस्तों की बात की गई है, तो दोनों जो दोस्त हैं उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक जो है वो है जुम्मन शेख और दूसरा जो दोस्त है उसका नाम है अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में बचपन से ही बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों मिलकर सांचे में खेती करते थे। सांचे में दोनों को एक दूसरे पर गहरा विश्वास था। दोनों एक दूसरे के भरोसे अपना घर संपत्ति छोड़ देते थे। उनकी मित्रता का मूल मंत्र उनकी आपसी विचारों का मिलना था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। मौसी के पास उसके अपने नाम से थोड़ी जमीन थी, किंतु उसका कोई निकट संबंधी नहीं था। जुम्मन ने मौसी से लंबे चौड़े वादे किए और जमीन को अपने नाम पे लिखवा लिया। जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक जुम्मन तथा उसके परिवार ने मौसी का खूब आदर सत्कार किया। मौसी को तरह तरह के पकवान खिलाए जाते थे। जिस दिन से रजिस्ट्री पर मोहर लगी उसी समय से सभी प्रकार की सेवाओं पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी अब मौसी को रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातों के कुछ तेज सालन भी देने लगी थी। बात बात में वह मौसी को कोसती रहती थी। जुम्मन शेख भी मौसी का कोई ध्यान नहीं रखते थे। सभी बूढ़ी मौसी के मरने का ही इंतजार कर रहे थे। एक दिन जब मौसी से सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा कि वह उसे रुपए दे दिया करे ताकि वह स्वयं खुद अपना भोजन पकाकर खा सके। दादी, उसके परिवार के साथ अब उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा गुजारा। जब जुम्मन ने मौसी की बात को नकार दिया तो मौसी ने पंचायत करने की धमकी दे डाली। अब जुम्मन पंचायत करने की धमकी का स्वर सुनकर मन ही मन खूब प्रसन्न था। उसे पूर्ण विश्वास था कि पंचायत में उसी की जीत होगी। सारा इलाका उसका ऋणी था, कर्जदार था, इसीलिए उसे फैसले की तनिक भी चिंता न थी। वे पूर्णतः आश्वस्त था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। बूढ़ी मौसी कई दिनों तक लकड़ी का सहारा लिए गांव-गांव घूमती रही। वे सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रही। गांव में दीनहीन बुढ़िया का दुखड़ा सुनने वाले और उसे सांत्वना देने वाले लोग बहुत ही कम थे। सारे गांव में घूमने के बाद अंत में घूमते घूमते मौसी अलगू चौधरी के पास जाकर उसे पंचायत में आने का निमंत्रण देने लगी। अलगू चौधरी पंचायत में आने को तैयार हो गया। उसने मौसी से कहा कि जुम्मन उसका पक्का मित्र है, इसलिए वह उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेगा, वह वहां चुपचाप बैठा रहेगा। तो मौसी ने प्रतिवार करते हुए कहा कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। मौसी द्वारा कहे गए इन शब्दों का अलगू के पास कोई उत्तर नहीं था। आखिरकार एक दिन शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछाया हुआ था। पंचायत में आने वाले सभी लोगों के सत्कार का उसने पूरा प्रबंध कर रखा था। उनके खाने के लिए पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का पूर्ण प्रबंध कर रखा था। पंचायत में जब कोई आता तो वह दबे हुए सलाम के साथ उनका आदर सत्कार करते हुए स्वागत करता था।
पंचों के बैठने के बाद बूढ़ी मौसी अपनी करुण कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि 3 वर्ष पहले उसने अपनी सारी जायदाद जुम्मन शेख के नाम लिखी थी। अब जुम्मन शेख ने भी उसे उम्र भर रोटी कपड़ा देना भी स्वीकार किया था। साल भर तो किसी तरह रो पीट कर दिन निकाल लिए, लेकिन अब अत्याचार नहीं सहे जाते। आप पंचों का जो भी आदेश होगा वह मैं स्वीकार करूंगी। सभी ने मिलकर अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया। इसे अलगू के सरपंच बनते ही जुम्मन आनंद से भर गए, मस्त। उन्होंने अपने भाव अपने मन में रखते हुए कहा कि उन्हें अलगू का सरपंच बनना स्वीकार है, मंजूर है। अलगू के सरपंच बनने पर रामधन मिश्रा और जुम्मन के अन्य विरोधी जन बुढ़िया को अपने मन ही मन कोसने लगे। जुम्मन को अब फैसला अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका दोस्त था। तो पंच द्वारा पूछा गया एक एक प्रश्न जुम्मन को हथौड़े की एक एक चोट के समान लग रहा था। अंततः अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बूढ़ी मौसी की जायदाद से इतना लाभ अवश्य होगा कि उसे महीने का खर्च दिया जा सके। इसलिए जुम्मन को मौसी को महीने का खर्च देना ही होगा। यदि जुम्मन को फैसला अस्वीकार है तो जायदाद की रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। सभी ने अलगू के फैसले को खूब सराहा। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के इस फैसले ने जुम्मन के साथ उसकी दोस्ती की जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया था। जुम्मन दिन रात बदला लेने की सोचता रहता था और शीघ्र ही जुम्मन की कुटिल सोच की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अलगू चौधरी पिछले वर्ष ही बटेसर से बैलों की एक जोड़ी मूल खरीद लाया था। बैल परछाही जाति के थे। दुर्भाग्यवश पंचायत के 1 महीने बाद अलगू का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल अलगू के किसी काम का नहीं था। उसने बैल समझू साहू को बेच दिया। बैल की कीमत 1 महीने बाद देने की बात निश्चित हुई। अब समझू साहू दिन में नया बैल मिलने से 3-3, 4-4 खेपे करने लगे, ट्रिप लगाने लगे। उन्हें केवल काम से मतलब था। बैलों की देखरेख तथा चारे से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। भोजन पानी के अभाव में एक दिन सामान लाते हुए रास्ते में बैल ने दम तोड़ दिया। समझू साहू को मार्ग में ही रात बितानी पड़ी। रास्ते में सुबह जब वे उठे तो उनकी धन की थैली तथा तेल के कुछ कनस्तर चोरी हो चुके थे। समझू साहू रोते पीते घर पहुंचे। काफी दिनों के बाद अलगू चौधरी अपने बैल की कीमत लेने समझू साहू के घर गए, किंतु साहू ने पैसे देने के स्थान पर अलगू को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंततः पंचायत बैठी। सरपंच जुम्मन शेख को चुना गया। इस बार सरपंच के रूप जुम्मन ने न्याय संगत फैसला सुनाया। उसने समझू साहू को कसूरवार मानते हुए अलगू को बैल की कीमत लेने का हकदार बताया, क्योंकि जिस समय समझू साहू ने बैल खरीदा था उस समय वह पूर्णतः स्वस्थ था। बैल की मृत्यु का कारण बीमारी न होकर अधिक परिश्रम करना था, मेहनत करना था। जुम्मन के फैसले को सुनकर चारों तरफ पंच परमेश्वर की जय का उद्घोष होने लगा। अलगू ने जुम्मन को गले से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से गिरते आंसुओं ने दोनों के दिलों के मैल को धो दिया। दोनों की दोस्ती रूपी लता जो कभी मुरझा गई थी वह अब हरी भरी हो गई थी। तो ये था पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ के बारे में ज्ञान हो गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ बताया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला, जुम्मन शेख की गाड़ी मित्रता गहरी मित्रता किसके साथ थी? जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता अलगू चौधरी के साथ थी। दूसरा प्रश्न, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? उत्तर, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति अत्यंत निष्ठुर हो गया था।
वह खाला का तनिक भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। तीसरा प्रश्न, खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी? उत्तर, खाला ने जुम्मन को पंचायत में जाने की धमकी दी। चौथा, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? उत्तर, बूढ़ी खाला ने पंच अलगू चौधरी को बनाया था। पांचवा, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का पूरा विश्वास था? उत्तर, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को पूर्ण विश्वास था कि फैसला उसी के पक्ष में आएगा। छठवां प्रश्न, अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? उत्तर, अलगू ने अपना फैसला बूढ़ी मौसी के पक्ष में दिया। सातवां, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया? उत्तर, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल को बेच दिया। आठवां प्रश्न, समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया? उत्तर, समझू साहू ने बैल का दाम 150 रुपए चुकाने का वादा किया था। नौवां प्रश्न, पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? उत्तर, पंच परमेश्वर की जय जयकार इसलिए हो रही थी क्योंकि अलगू चौधरी ने निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया था। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी करने का क्या कारण था? उत्तर, जुम्मन और उसकी पत्नी इसलिए खाला की खातिरदारी कर रहे थे क्योंकि खाला के पास कुछ जायदाद थी। वे दोनों उस जायदाद को पाना चाहते थे। खाला का निकट संबंधी भी कोई नहीं था रिश्तेदार। खाला की सेवा करके तथा उसे अपना प्यार दिखाकर जुम्मन तथा उसकी पत्नी खाला की सारी धन संपत्ति अपने नाम करवा लेना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? उत्तर, खाला ने बड़े ही विनम्र भाव से पंचों से कहा कि 3 वर्ष पहले उसने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसके बदले जुम्मन ने उम्र भर उसे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर किसी तरह रो धोकर दिन बिताए हैं। अब जुम्मन के साथ नहीं रहा जाता क्योंकि ना वो पेट भर भोजन देता है और ना ही तन ढकने को कपड़ा देता है। मैं विधवा कचहरी नहीं जा सकती। मुझे आप पंचों के फैसले पर पूर्ण विश्वास है। तीसरा, अलगू ने पंच बनने के झमेले से बचने के लिए बूढ़ी खाला से क्या कहा? उत्तर, अलगू जुम्मन का मित्र था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वह अपनी दोस्ती में सरपंच बनकर खटास नहीं लाना चाहता था, इसलिए बूढ़ी खाला से कहा कि खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। चौथा, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? उत्तर, अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें नीति और न्याय संगत ज्ञान होता है कि बूढ़ी खाला को माहवार खर्च दिया जाए महीने का। खाला की जायदाद से इतना लाभ अवश्य ही होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। महीने का खर्च यदि जुम्मन को फैसला नामंजूर हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। पांचवा प्रश्न, अलगू चौधरी से खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण मरा? उत्तर, समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल खरीदकर उसे अपनी इक्का गाड़ी में खूब जोतने लगे। पहले जहां वह दिन में सामान की एक खेप लाते थे, अब वह 3-3, 4-4 खेप लाने लगे थे। बैलों के चारे तथा पानी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। भोजन पानी के अभाव में बैल कमजोर होता जा रहा था। एक दिन अधिक बोझ उठाने के कारण वह रास्ते में ही मर गया। छठवां प्रश्न, सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख अपना बदला क्यों नहीं ले सका? उत्तर,
सरपंच बनने पर जुम्मन शेख अपना बदला इसलिए नहीं ले सके क्योंकि जब वे सरपंच बने तो उनके दिल में सरपंच के उच्च स्थान की जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हो गया। उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य देव वाक्य होगा। ऐसे में कुटिल विचारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। ये सभी बातें उनके मन में घर कर गई, जिस कारण वे अलगू से अपना बदला ना ले सके। 7वां प्रश्न, जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया? उत्तर, जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब समझू ने अलगू से बैल खरीदा था, उस समय बैल एकदम स्वस्थ था। यदि उसी समय बैल के दाम दे दिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बैल की मृत्यु बीमारी से न होकर अपितु अत्यधिक परिश्रम से हुई है। अतः समझू साहू को अलगू को बैल की कीमत देनी ही होगी। 8वां प्रश्न, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य का अभिप्राय है कि जुम्मन और अलगू की मित्रता जो दुश्मनी की करवाहट से मुरझा गई थी, वह अब मन मुटाव समाप्त हो जाने के बाद फिर से दोस्ती में बदल गई है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत फहमियां थी वे दूर हो गई। इसलिए प्यार और सौहार्द से मित्रता रूपी लता फिर से हरी हो गई। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, पंच परमेश्वर कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने समाज में इस आदर्शवादी धारणा को प्रस्तुत करना चाहा है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। पंच के मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य एवं शब्द परमात्मा का शब्द होता है। पंच की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति किसी का दोस्त, दुश्मन तथा हितैषी नहीं होता। वह तो केवल न्याय का हितैषी होता है। उसे न्याय तथा अपने कर्तव्य पालन की चिंता रहती है। अतः स्पष्ट है कि कहानी हमें न्याय संगत होने तथा कभी भी स्वार्थी न बनकर निष्पक्ष भाव से रहने तथा निर्णय लेने को कहती है। दूसरा प्रश्न, अलगू, जुम्मन और खाला में से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, अलगू, जुम्मन और खाला में से मुझे अलगू अच्छा लगा क्योंकि पंच परमेश्वर कहानी में वह एक ऐसा पात्र है जो पूर्णतः स्थिर है। वह एक सच्चा मित्र है। मित्र धर्म का पालन करना उसे आता है, लेकिन कर्तव्य परायणता के रास्ते में वे दोस्ती की परवाह न करते हुए फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में सुनाता है। वह अपने अधिकारों के प्रति सुचेत है। वह अपने बैल की कीमत समझू साहू से लेने के लिए पंचायत तक करता है। वह अपने गुणों तथा कर्मों के कारण इस कहानी का एक आदर्श पात्र है। उसमें कर्तव्य का पालन तथा अपने उत्तरदायित्व को निभाने की पूर्ण योग्यता है। इसी कारण वह कहानी के अन्य पात्रों से एकदम अलग है। तीसरा, दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों दिया और दुश्मनी होने पर भी जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला क्यों दिया? उत्तर, अलगू चौधरी जब जुम्मन शेख का परम मित्र है, किंतु जब वह न्याय करने के लिए सरपंच चुन लिया जाता है तो वह दोस्ती को भूलकर सरपंच के कर्तव्य का पालन करता है। वह निष्पक्ष भाग से फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में सुना देता है। जब से अलगू ने जुम्मन के विरोध में फैसला सुनाया, तब से दोनों में मतमुटाव बढ़ता जा। जुम्मन बदला लेना चाहता था। एक दिन जब वह अलगू और समझू साहू के झगड़े का निपटारा करने के लिए सरपंच बना तो सहसा उसे सरपंच के पद तथा कर्तव्य का ज्ञान हो आया। वह सोचने लगा कि सरपंच के मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य देववाणी के समान होता है। अतः वह सत्य के पद से तनिक भी नहीं हटेगा।
अंततः जुम्मन ने निष्पक्ष भाव से फैसला अलगू के पक्ष में ही सुना दिया। चौथा, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन के प्रसन्न होने और जुम्मन के पंच बनने पर अलगू के निराश होने का क्या कारण था? उत्तर, बूढ़ी खाला तथा जुम्मन शेख के झगड़े का निपटारा करने के लिए जब बूढ़ी खाला ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना तो जुम्मन मारे खुशी के फूला ना समा रहा था, क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन शेख का परम मित्र था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि फैसला उसी के पक्ष में आएगा। कहानी के अंत में जब जुम्मन, समझू साहू और अलगू चौधरी के झगड़े का निपटारा करने के लिए सरपंच चुना गया तो अलगू चौधरी इसलिए निराश हो गए क्योंकि उन्होंने पहले जुम्मन के विरोध में फैसला सुनाया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज जुम्मन अवश्य ही उनसे बदला लेगा और फैसला समझू साहू के पक्ष में सुनाएगा। ठीक है, आगे है भाषा बोध। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, इधर तत्सम है और बाद में तद्भव रूप है। जैसे कि पहला शब्द जो यहाँ पर है वो दिया गया है मुख, जिसे हम बोलते हैं मुंह। वैसे ही पंच, पांच, मित्र, मीत, ग्राम, गांव, उच्च, ऊंचा, ग्रह, घर, मृत्यु, मौत, संध्या, शाम, मास, महीना, निष्ठुर, निठुर या कठोर। आगे विराम चिन्ह। प्रेमचंद ने ठीक ही कहा है, कौमा, खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। उपयुक्त वाक्य में हिंदी विराम चिन्हों में से उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी पुस्तक की पंक्तियां या अनुच्छेद को ज्यों का त्यों उद्धृत करते समय दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम पिछली कक्षाओं में हम करवा चुके हैं आपको। आगे निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो इसका उत्तर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया गया है, जुम्मन ने क्रोध से कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, बंद, विराम चिन्ह। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, क्वेश्चन मार्क। अलगू बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है, उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था, और पूर्ण विराम। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले मुहावरा, फिर अर्थ, फिर वाक्य। पहले का जवाब आप देना। राह निकालना मतलब युक्ति निकालना, आप मुझे बताना। मौत से लड़कर आना मतलब मृत्यु न होना। रुखसाना अपनी खाला को कोसते हुए कहती थी कि वह मौत लड़कर आई है। कमर झुककर कमान होना मतलब बूढ़ा हो जाना। गांव गांव घूमने के कारण बूढ़ी खाला की कमर झुककर कमान हो गई थी। अगला, दुख के आंसू बहाना मतलब दुख के कारण रोना। गांव में शायद ही कोई बचा था जिसके सामने रघु चाचा ने दुख के आंसू ना बहाए हो। अगला, मुंह न खोलना मतलब चुप रहना। रमेश ने कहा कि वह पंचायत में आएगा तो अवश्य, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। रात दिन का रोना मतलब दुखी रहना या हर पल का कष्ट। गुप्ता परिवार का अत्याचार अब बूढ़ी नौकरानी के लिए दिन रात का रोना हो गया था। राह निकालना मतलब युक्ति निकालना। झगड़े को समाप्त करने के लिए पंचायत करने की राह निकाली गई। हुक्म सिर माथे पर चढ़ाना मतलब बात मानना। रोहन और राखी ने पंचायत के हुक्म को सिर माथे चढ़ा दिया। मुंह खुलवाना मतलब बात उगलवाना। लोग तरह तरह के प्रश्न करके नरेश का मुंह खुलवाना चाहते थे। कन्नी काटना मतलब बचना। पापा आगरा जाने से कन्नी काट रहे थे। ईमान बेचना मतलब बेईमान होना। बूढ़ी खाला ने कहा कि दोस्ती के लिए ईमान बेचना ठीक बात नहीं। मन में कोसना मतलब मन में बुरा भला कहना। जब बूढ़ी खाला ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना तो रामधन और अन्य लोग उसे मन ही मन कोसने लगे। जड़ खोदना मतलब बात को बार बार कुरेदना।
सबको हैरानी थी कि राघव उसकी जड़ क्यों खोद रहा है। सन्नाटे में आना मतलब स्तब्ध या सुन्न हो जाना। अध्यापक की कक्षा में आने के बाद सभी बच्चे सन्नाटे में आ गए। दूध का दूध, पानी का पानी मतलब पूरा पूरा न्याय करना। न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जड़ हिलाना मतलब नष्ट करना या अति कमजोर करना। गांव वासियों ने नेताजी की जड़ हिलाने की ठान ली थी। तलवार से ढाल मिलना मतलब शत्रुता के भाव से मिलना। पंचायत के बाद जब कहीं राम और श्याम मिलते थे तो वे ऐसे मिलते थे जैसे तलवार से ढाल मिल रही हो। आठों पहर खटकना मतलब हमेशा बुरा लगना। माँ को नौकर अब आठों पहर खटकने लगा था। मन लहराना मतलब खुशी होना। वे घोड़ा देखकर डाकू का मन उस पर लहरा उठा था। लाले पड़ना मतलब मुश्किल में पड़ना। नेताजी को एक एक खेप के लाले पड़ रहे थे। मोल तोल करना मतलब कीमत तय करना। बातचीत करने के बाद कोठी का मोल तोल कर लिया गया। लहू सूखना, अत्यधिक डर लगना। भूखा प्यासा नौकर जब जूठे बर्तनों का ढेर देखता तो उसका लहू सूख जाता था। अगला, नींद को बहलाना मतलब जाग जाग कर रात काटना। मार्ग में बैल के मर जाने के कारण जगदीश सेठ अपनी नींद को बहला रहे थे। हाथ धो बैठना मतलब गवा बैठना। रात में सो जाने के कारण गुप्ता जी को धन की थैली से हाथ धो बैठना पड़ा। कलेजा धक धक करना मतलब व्याकुल होना। डाकुओं को देखकर सबका कलेजा धक धक करने लगा था। फूले न समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। पुत्र के न्यायाधीश बनते पिता फूला न समा रहा था। गले लिपटना, आलिंगन करना। अपनी गलती का एहसास होने पर नरेश अपने मित्र के गले लिपट गया। मैल धुलना, दुश्मनी खत्म होना। उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने दोनों के दिलों की मैल को धो दिया। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। पहला, यदि अलगू जुम्मन के पक्ष में फैसला सुना देता तो खाला पर क्या गुजरती। उत्तर, यदि अलगू जुम्मन के पक्ष में फैसला सुना देता तो खाला का पंचायत के ऊपर से विश्वास उठ जाता। वह सोचती कि गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता। प्रत्येक पद तथा व्यक्ति अपने हितैषियों के लिए ही काम करता है। दूसरा प्रश्न, यदि जुम्मन शेख समझू साहू के पक्ष में फैसला सुना देता तो अलगू क्या सोचता। उत्तर, यदि जुम्मन शेख समझू साहू के पक्ष में फैसला सुना देता तो अलगू चौधरी को लगता कि जुम्मन ने अलगू द्वारा उसके विरोध में किए फैसले का बदला लिया है। तीसरा, दूध का दूध, पानी का पानी पर कोई घटना या कहानी लिखे। मैंने लिखा है, एक व्यक्ति 2 महीने के लिए किसी दूसरे नगर जा रहा था। उसने अपने घर के सोने चांदी सभी बर्तन एक बड़े थैले में भरकर अपने मित्र को दे दिए। उसने उसे कहा कि जब वह वापस आएगा तो वह उन्हें उससे ले लेगा। सुने घर में रखने से उसे चोरी का डर लगा रहेगा। मित्र ने उन्हें ले लिया। बहुमूल्य बर्तनों को देख उसकी नीयत खराब हो गई। 2 महीने जब उसका मित्र वापस आया, उसने अपने बर्तन वापस मांगे तो मित्र ने उदासी का नाटक करते हुए कहा कि उसने बर्तनों से भरा थैला कमरे में रख दिया था। उसने आज सुबह ही देखा था कि उन सभी बर्तनों को चूहे खा गए थे। मतलब हंसी की बात तो यह है कि उसने कमरे में रखा और वो सारे के सारे जो बर्तन हैं उन्हें चूहे खा गए। उसके बाद मित्र कुछ देर उसके उदास चेहरे को देखता रहा। वह उससे बोला कि कोई बात नहीं, जो भगवान को स्वीकार था वही हुआ। अब रोने धोने से बर्तन तो वापस नहीं आएंगे। कुछ घंटे बाद उसने अपने मित्र से पूजा करने के लिए मंदिर जाने की बात कही। जब वह बाहर निकलने ही लगा था कि मित्र के 4-5 वर्ष आयु के पुत्र ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने जिद की कि वह भी उसके साथ मंदिर जाएगा।
मित्र के आग्रह पर वह उसके पुत्र को मंदिर ले गया। लगभग 1 घंटे बाद मित्र घबराया हुआ वापस आया। उसने बताया कि जब वह मंदिर के तालाब में स्नान कर रहा था, यहाँ पर आएगा स्नान, स्नान। तो यहाँ पर लिखा है, उसने बताया कि जब वह मंदिर के तालाब में स्नान कर रहा था तो एक बड़ा सा बाज उसके पुत्र को अपनी चोंच में उठाकर उड़ गया। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। उसका मित्र क्रोध में भर कर बोला कि क्या कभी बाज इतने बड़े बच्चे को चोंच में उठाकर उड़ सकता था? उसके मित्र ने कहा, यदि चूहे सोने चांदी के बर्तन खा सकते थे तो बाज भी इतने बड़े बच्चे को उठा सकता था। उसका मित्र एकदम ही उसका आशय समझ गया, मतलब समझ गया। वह अपने घर के भीतर गया और उसका बर्तनों से भरा थैला ले आया। उसका मित्र भी मंदिर गया और वहां छिपाए हुए लड़के को वापस लौटाते हुए बोला कि ये लो वापस अपना पुत्र। अब हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। आगे पाठ्येतर सक्रियता। अपने गांव में लगने वाली ग्राम पंचायत के बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। दूसरा, सरपंच बनकर फैसला करते समय आप अपने मित्र को महत्व देते या फिर न्याय व्यवस्था को, इस पर अपने विचार कक्षा में भी प्रस्तुत कीजिए। तीसरा, यदि आप खाला की जगह होते तो क्या आप भी न्याय के लिए इतनी ही हिम्मत और साहस दिखाते या अन्याय सहते? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। चौथा, पुस्तकालय में प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर में से मित्र, नशा, नमक का दरोगा आदि कहानियां भी आप पढ़िए। आगे ज्ञान विस्तार। हज एक इस्लामी तीर्थ यात्रा और मुस्लिमों के सर्वोच्च इबादत है। हज यात्रियों के लिए काबा पहुंचना जन्नत के समान है। काबा शरीफ मक्का में है। हज मुस्लिम लोगों का पवित्र शहर मक्का में प्रतिवर्ष होने वाला विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा है। आगे उर्दू में रिश्तों के नाम। अम्मी माता, अबू पिता, वालिदा माता, वालिद पिता, वालिदैन माता पिता दोनों के लिए, बीवी पत्नी, शौहर पति, खाला मौसी, खालू मौसा, खालाजाद मौसी के बच्चे, मुमानी मामी, मामू मामा, सास ससुर, भाभी भाई, बहन बहनोई, बेटी और दामाद। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और उसका अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।